नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। समाजवादी पार्टी सांसद राजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी की गई टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पंकज चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है और जब जब जनता सपा और कांग्रेस को आईना दिखाती है तब विपक्ष बौखला जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की यह टिप्पणी उसकी हताशा और निराशा का परिणाम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश जनता पहले भी समाजवादी पार्टी को धूल चटा चुकी है और आगे भी ऐसा ही होगा। पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका अपमान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है बल्कि देश का गौरव होता है और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अब शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर ये बयान दिया गया है। पार्टी कोई लीगल एक्शन भी लेगी बीजेपी की तरफ से या किसी कार्यकर्ता को सरकार? निश्चित तौर से अभी हम लोग इस पर वार्ता कर रहे हैं। पार्टी का जैसा हम लोग निर्णय करेंगे आपको सूचित किया जाएगा। अध्यक्ष जी, वजह क्या मानते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करना? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं, चुनाव परिणाम आने वाले हैं इससे? मैंने पहले भी कहा कि जब जब कोई भी चुनाव होता है और देश की जनता उनको हार का आईना दिखाती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार से लगातार ऐसे शब्दों का, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है। जी, आप इसी आवास में आप रहेंगे और मिलते रहेंगे हम लोगों से? निश्चित तौर से आप सबका स्वागत है और चूँकि आज एकाएक ऐसा घटनाक्रम हो गया, मुझे आप लोग को जल्दबाजी में यहाँ बुलाना पड़ा। मैं भविष्य में व्यवस्थित ढंग से आप लोग को बुला करके और फिर विस्तार से मैं फिर आपको बैकड्रॉप भी बना करके दिखाने का काम करता हूँ। निश्चित तौर से मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस को जब जब देश की जनता आईना दिखाने का काम करती है तब वो बौखलाहट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी, पहले आप पर टिप्पणी किया, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार सवाल उठाते रहे, अब प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है। ये कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहत का परिचय उन्होंने दिया है कि वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घबराए हुए हैं, तो जैसे बिहार का रिजल्ट आया, बंगाल का रिजल्ट आया और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी बीच सिद्धांत मिश्रा ने दावा किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में सिद्धांत मिश्रा ने कहा है कि पार्टी विफल एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हर विधानसभा सीट पर संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। सिद्धांत मिश्रा ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संगठन में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश संगठन
में भी महिलाओं को 40% भागीदारी दी जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू समेत कई दलों ने इसके विरोध किया। प्रेस वार्ता के दौरान ममता सिंह को अम्बेडकर नगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पार्टी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि वहां महिलाओं और युवाओं को संगठन से जोड़कर पार्टी को और जमीनी स्तर तक मजबूत करेगी। पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आज मैं अम्बेडकर नगर ज़िले में अपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहा हूं, जो कि आप हमारे साथ हैं ममता जी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पूर्णतः आगे हमेशा कार्य करती है। जैसा कि आपको पता है, आपको बताऊंगा भी, आप सारे मीडिया चैनलों को ये पता होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महिलाओं को 40% आरक्षण जो मिला है वो सिर्फ हमारी पार्टी में मिला हुआ है। भारत की एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसमें इतना बड़ा आरक्षण महिलाओं को मिला है। ठीक उसी तरीके से हमने ममता जी को, हमारी माननीय हो जाएंगी, आपको मैं अम्बेडकर नगर का जिला अध्यक्ष, जो कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें नियुक्त कर रहा हूं। आशा करते हैं कि ममता जी के नेतृत्व में अम्बेडकर नगर जिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन घर घर तक पहुंचेगा एवं बहुत अच्छा कार्य करेगा। सर, जिस तरह से भी आपने कहा है कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ा, आज मंडी मंत्रों के विस्तार हुआ, उसमें एक महिला का नाम भी जो है शुरू से जब दाखिल हो रहा था, मगर सिर्फ पुरुषों को जो है आगे कदम से कदम बढ़ा कर रखा गया। क्या लगता है कि होना चाहिए महिला को नहीं? देखिए, इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं बस ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सरकार कर रही है, जो उनका डिसीज़न, चूँकि ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा जो गठबंधन है वो हमारा केंद्र में गठबंधन है, वह शीर्ष नेतृत्व में है। अभी उत्तर प्रदेश में हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं है, तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, यह बात अपने आप से हम ज़रूर कहेंगे कि जिस दिन हम एनडीए में तो हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी का अगर कोई नेता चुना जाता है या नेत्री चुनी जाती है, हमारी पार्टी का यह कहना है, वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कहना है कि वह 40% आरक्षण फिक्स कर चुके हैं, जो कि महिलाओं के लिए है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरक्षण ने कदम से कदम बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही शानदार कदम था यह भारतीय जनता पार्टी का। वह पूरी एनडीए का जो भी घटक दल है, सब लोगों ने समर्थन किया। इन चीज़ों में जो भी विपक्ष ने किया, वह एनईई नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा रद्द होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने कहा है कि परीक्षा के तुरंत बाद ही छात्रों ने पेपर लीक की शिकायतें की थी, लेकिन समय रहते एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, यहाँ समाज से बाहर है। उन्होंने कहा है कि लगातार 2024, 25 और 2026 में पेपर लीक की घटनाएं सामने आना बेहद गंभीर विषय है और इससे देश की नौजवान पीढ़ी निराश और परेशान है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा संकट है और इसके स्थायी समाधान पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दुखद बताते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी कि इस समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है कि इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें।
कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी, पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे स्टेशन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहां पे भी राजस्थान सहित मैं जहां तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधे स्टेट में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर दर्ज आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। और मीडिया से बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज हर भारतीय गर्व के साथ खुद को भारतीय कहता है और इसके पीछे सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल के प्रति देशवासियों के मन में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव स्वाभाविक रूप से अब उभरता है, क्योंकि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है और यह देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बन चुकी है। विभिन्न रियासतों में बटे हुए भारत को जब अंग्रेजों ने अपने विवेक के अनुरूप निर्णय करने की स्वतंत्रता दे दी थी, इस विचार और सोच के साथ में कि आजादी के बाद भारत कोई एक देश न रह करके विभिन्न रियासतों के हिस्सों में बटा हुआ, विभिन्न भूभाग में विभिन्न बोली भाषा संस्कृति में बटे हुए विभिन्न राष्ट्रों का समूह बन जाएगा। सरदार पटेल के दूरदर्शिता, उनके साहस, उनके पौरुष और उनके पराक्रम के चलते हुए भारत विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में निबद्ध करके एक माला के रूप में मां भारती के कंठ का हार बना। आज हम भारत के 140 करोड़ जब गर्व से अपने आप को भारतीय कहते हैं, निश्चित रूप से हम सब के मन में, हम सब के हृदय में सरदार पटेल के प्रति एक श्रद्धा के भाव तो उभरते ही है, लेकिन साथ ही साथ एक कृतज्ञता का भाव भी उभरता है। सरदार पटेल के इस स्मारक के रचयिता, इस विचार के अधिष्ठाता, जिन्होंने सरदार पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि दे सके, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सके, यहाँ आकर के भारत को सशक्त, समर्थ, समृद्ध बनाने का संकल्प ले सके, इस दृष्टिकोण से इस तीर्थ का जो निर्माण किया, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की बना करके सरदार पटेल को श्रद्धा के समन अर्पित किए, तो उस विचार के अधिष्ठाता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए, उनके विचार के लिए उनका साधुवाद करते हुए सरदार पटेल के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से इस स्थान पर आकर के व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभक्ति का भाव और राष्ट्र के प्रति
अपने आप को समर्पित कर देने का भाव स्वतः स्फूर्त रूप से जागृत होता है। ये स्थान देश के सभी तीर्थों से बड़ा महातीर्थ है और जिस तरह से प्रोफेशनली यहाँ व्यवस्थाओं का संधारण किया गया, छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल को देख करके विचार करके इस महान तीर्थ का संयोजन किया गया है, तो निश्चित रूप से अपने आप को भारतीय होने पर गर्व है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई और बैठक की अगुवाई यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर रहे हैं और बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह समेत प्रदेश भर के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद है। सूत्र के मुताबिक बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की ओर से जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए जाएंगे। असम और पूर्वोत्तर के विकास को लेकर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि जब किसी राज्य में डबल इंजन की सरकार बनती है तो विकास को नई गति मिलती है। उन्होंने कहा है कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी तरह समर्पित और विकास की राह पर आगे बढ़ता क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का, इनके लोकप्रियता का, इनके कठिन परिश्रम का और देश में जो लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, खास करके हेमंत बिस्व शर्मा तो अपने आप में वो भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही कर्मठ नेता हैं। असम के लिए केंद्र सरकार के साथ ये डबल इंजन की जो सरकार बन जाती है, उस राज्य में विकास का जो है सो काम को बहुत अच्छी गति मिलती है और उसी का आज नतीजा है। वहां से बांग्लादेशियों को हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में पासपोर्ट मिल गया, वो बाहर उनको होना पड़ा। सफाई हो गई राजनीति में। वहां पे जो एक बांग्लादेशी और देशद्रोही लोगों का एक बहुत बड़ा कुनबा कांग्रेस के राज में जिस ढंग से काम कर रहा था असम में और बाकी के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए, नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय सरावगी ने कहा है कि पेपर लीक के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा रद्द कर जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर गंभीर नज़र बनाए हुए है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए नीट परीक्षा को रद्द कर और जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होंगे इसमें किसी हालत में भी सरकार इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। कई लोग कहीं बहुत स्थलों पर गिरफ्तार भी हुए हैं और
और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार, केंद्र की सरकार इसको गंभीरता से देख रही है और जांच करके जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। केजरीवाल से लेकिन विपक्ष के कई नेता जो है सवाल उठा रहे हैं कि सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ लीक हो जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब केजरीवाल जी क्या बोलते हैं वो तो केजरीवाल जी समझे, किस किस मामले में वो फंसे हुए हैं वो तो वो समझे। इसलिए जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, दिल्ली से तो साफ कर ही दिया। अब पंजाब में क्या हो रहा है वो पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। और दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कोई अपील करते हैं तो जनता उनके बात गंभीरता से सुनती है और उसका पालन करती है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि सरकार इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है और दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकार है जो जनता के हित में फैसले ले रही है और देश के 140 करोड़ जनता सरकार के साथ खड़ी है। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। फॉरेन एक्सचेंज को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पुलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं देश उसके साथ चलता है, क्यों प्रधानमंत्री एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के अभिभावक, गार्जियन, देश के नेता हैं। वो जो आवाज देते हैं उस आवाज के साथ देश चलने लगता है। लेकिन विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, ऐसी ओछी घटिया राजनीति विपक्ष को नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो राजनीतिक दलों से भी कहा था इसमें वो साथ दें, लेकिन विपक्षी दलों की लत जो लग गई है विरोध करने की, वो खत्म होने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहो हुंबल टीवी भारत।